हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को एनटीपीसी जिसका एग्ज़ाम की 28 दिसंबर 2020 को हुआ था, शिफ्ट 1 और 2 का जो क्वेश्चन है मैं आपको मैथमेटिक्स का अवेलेबल कराने जा रहा हूं। जो भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में इस चैनल की ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा करें। और जो क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मैं इसका सॉल्यूशन आपको अवेलेबल कराने जा रहा हूँ। देखिए, और काफ़ी सटीकता के साथ, काफ़ी इजी सॉल्यूशन के साथ आपको मैं ये वीडियो अवेलेबल करा रहा हूँ। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि cos 2 थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, थीटा का वैल्यू पूछ रहा है और यहाँ दिया हुआ है कि थीटा का मान 0 और 90 के बीच में आएगा। तो यहाँ देखिए, cos 2 थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा है। अगर यहाँ cos रहेगा, यहाँ साइन रहेगा, यहाँ tan रहेगा, यहाँ cot रहेगा, ये जो एंगल रहेगा, ये एंगल ये होता है पूरक कोण होता है, ये जिसको हम लोग कम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। दोनों का जोड़ मतलब 2 थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री 3 थीटा। तो इस तरह से हमारा जो आंसर आएगा 30 डिग्री आएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, ये सारे जो है एनटीपीसी के एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है का, और रिसेंट क्वेश्चन है जिसका कि डेट लिखा हुआ है। तो उसी में से एक क्वेश्चन यह भी है, कह रहा है यदि बी की क्षमता ए की क्षमता से 20% कम है, यदि ए किसी काम को 12 डेज में समाप्त करता है तो बी उसे कितने डेज में समाप्त कर सकता है। तो हम लोग इसे जो है सॉल्यूशन में जाएंगे। क्वेश्चन कह रहा है बी की क्षमता, बी का जो क्षमता है वह कह रहा है ए की क्षमता से 20% कम है। तो 20% कम है तो 80/100 लिखाएगा ये। तो ये क्षमता का रेशियो आ गया, इसको समय में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये टाइम का रेशियो आ गया। हम लोग जानते हैं समय और क्षमता जो होता है एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, इनडायरेक्ट होता है। यहाँ पर समय का रेशियो 5.4 आया। तो आप जानते हैं ए का वैल्यू दिया हुआ है, ए का वैल्यू दिया हुआ है 12 डेज। तो अगर ये होगा 4 गुना 3, 4 तिया 12, तो ये हो जाएगा 5 गुने 3। ये हमारा बी का समय आया। बी उस काम को 15 डेज में समाप्त कर सकता है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि समीकरण x² माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के मूल अल्फा तथा बीटा है तो वह समीकरण ज्ञात करें जिसके मूल अल्फा स्क्वायर एवं बीटा स्क्वायर हैं। यह क्वेश्चन जो है छात्रों, यह क्वेश्चन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, द्विघात समीकरण का है और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो अब देखिए, सॉल्यूशन में जाएंगे। x² माइनस 2x प्लस 1 0, इसका रूट्स दिया हुआ है, अल्फ़ा और बीटा दिया हुआ है। हम लोग जानते हैं यहाँ a का वैल्यू 1 आ गया, b का वैल्यू -2, c का वैल्यू 1। तो हम लोग जानते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a माइनस -2, तो 2 आया। और अल्फ़ा इंटू बीटा होता है c/a, तो 1/1 आ गया। अब हम लोग जो है जो इक्वेशन बनाएंगे, रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूट्स अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हैं। हम लोग इसका जो है सम निकाल लेंगे, सम ऑफ रूट्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसका फार्मूला हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर 2 अल्फा बीटा। तो अब हो जाएगा ये 2 का स्क्वायर, इस तरह से आया 2। अब निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, तो हो जाएगा अल्फा बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा 1 जान रहे हैं, 1 का स्क्वायर 1। अब हमें है, अब हो जाएगा रिक्वायर्ड इक्वेशन
एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, ये हमारा जो है जो इक्वेशन निकालना होता है उसका यहाँ सम लिखते हैं, x से मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ प्रोडक्ट लिखते हैं। इसका वैल्यू आप लोग निकाल चुके हैं, 2 हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और इसका वैल्यू हम वहाँ से 1 जान रहे हैं। हम लोग फार्मूला में जान रहे थे कि इसका और इसका ज़रूरत पड़ेगा, इसलिए मैंने अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर को फाइंड आउट किया था। देखिए 699 को रोमन नंबर्स में कैसे लिखाएगा। तो जैसे देखिए x है, आप 5वीं क्लास वगैरह में स्टडी किए होंगे रोमन का, जैसे x इज इक्वल टू 10 होता है, c इज इक्वल टू 100 होता है और d इज इक्वल टू 500। और जैसे इसमें होता क्या है, देखिए अगर बड़ी संख्या, अगर जैसे देखिए cx है, यहाँ पर 100 है और ये 10, अगर छोटी संख्या पीछे आ जाएगा तो वो घट जाता है, 100 में 10 घट गया, 90 आ गया। उसी तरह देखिए cx है तो 100 में 10 ऐड हो गया। उसी तरह जैसे देखिए अब ये 5 होता है, अगर यहाँ आई दे देंगे तो ये 1 का रोमन है तो हो जाएगा 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6। लेकिन इसी को हम ऐसे अगर कर देते हैं तो 5 में से 1 घट के ये 4 हो जाएगा। तो सवाल है कि ये 600 हम ऐसे ऐसे नंबर में इसको तोड़ेंगे जिसका हम की वैल्यू जानते हैं, रोमन में लिख सकते हैं। 699 है, इसको हम 500 प्लस कर देते हैं 100, 600 हो गया, और 90 अब प्लस 9 कर देते हैं। तो जैसे कि 500 का हम लोग जानते हैं d, इसका d जानते हैं, इसका हम लोग जानते हैं c, और इसका देखिए ये सवाल है कि xc होता है, इसका हो जाएगा xc और इसका हो जाएगा ix। इस तरह से 699 का हो गया DCXCIX। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, एक परीक्षा का उत्तीर्णांक 30% है, एक छात्र 20% अंक प्राप्त करता है और वह 72 अंकों से फेल हो जाता है। परीक्षा के कुल अंक ज्ञात करें। यानी परीक्षा जो है कितने मार्क्स से हुई, कितना अंक का परीक्षा हुआ, उसे हमें पता लगाना है। तो अब सॉल्यूशन में जाएंगे, हम लोग मान लेते हैं परीक्षा के अंक इज इक्वल टू x, टोटल x अंकों की परीक्षा हुई। अब यहाँ लिखा जाएगा उत्तीर्णांक इज इक्वल टू उत्तीर्णांक, पास मार्क्स इज इक्वल टू पास मार्क्स। तो पास मार्क्स टोटल का कितना लाना था, 30%, और वह विद्यार्थी, वह स्टूडेंट कितना लाया, 20%, और वह फेल हो गया है। इसका मतलब है कि ये जो है इससे यह जो है कितना कम लाया, 72। इसके बराबर करने के लिए इसमें जो लाया उतना ऐड कर देंगे। अगर ज़्यादा लाता पास मार्क्स से तो यहाँ माइनस कर देते, यहाँ कम लाया है। अब ये दोनों ये हो जाएगा 30/100 में ये घटेगा, 10/100 ये कटेगा, यानी इस तरह से इसका आंसर आया 720, यानी वह परीक्षा हुई थी 720 का। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि A रेशियो B रेशियो C इज इक्वल टू 2 रेशियो 3 रेशियो 4 और A प्लस B प्लस C दिया हुआ है 120, यह अनुपात समानुपात चैप्टर का क्वेश्चन है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, और हमें B का वैल्यू निकालना है। हम लोग सॉल्यूशन में जाएंगे, B इज इक्वल टू, यहाँ देखिए B जो है रेशियो में कितना है, B जो है रेशियो में यहाँ 2 को 3 है, 3 अपॉन हो जाएगा 2 3 5 4 9 और इंटू 120। ये तीनों का ऐड है, इसलिए मैंने यहाँ तीनों को ऐड करके यहाँ लिखा। 3 से कटेगा 3 बार में 3 से कटेगा 3 बार में 3 से, इस तरह से अगर हम मान लेते हैं, ऐसे क्वेश्चन में B का मान ये निकालना, अगर A का मान निकालना होगा तो हम A के सामने चले जाएंगे, 2/9 और फिर हो जाएगा 9 से काटिए, 3 9 हो जाएगा, यानी 80/3 आ जाएगा।
उसी तरह अगर सी का मान निकालना रहेगा तो हो जाएगा सी के सामने देखिए है 4/9 गुना 120। इस तरह से आप बना लेंगे, समझ गए होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि किसी आयत की लंबाई 10% बढ़ाई जाए और चौड़ाई 10% घटाई जाए, क्षेत्रफल में कितने % का परिवर्तन होगा। तो सॉल्यूशन में जाएंगे। जैसे आयत का क्षेत्रफल हम जानते हैं लंबाई गुने चौड़ाई, तो इसे कह रहा है 10% बढ़ाया गया और इसे 10% घटाया, और इसमें परिवर्तन क्या हुआ क्षेत्रफल में। यहाँ 2 डायमेंशन है, यहाँ 2 टर्म है, 2 टर्म आएगा तो उसका जैसे कि है क्षेत्रफल में कमी या वृद्धि, इसका फॉर्मूला यहाँ हो जाएगा। जैसे लिखिए x + y xy अपॉन 100। यहाँ x का वैल्यू जो आ रहा है, x का वैल्यू आ रहा है +10 और y का वैल्यू आ रहा है -10। तो यहाँ हो जाएगा 10 - 10 और 10 गुना 10 बटा, काहे कि ये पॉजिटिव ये निगेटिव है, प्लस गुना माइनस, माइनस आ जाएगा और ये कटेगा, ये सॉल्व होगा तो ये -1% आया, अर्थात क्षेत्रफल में 1% की कमी होगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि p² + q² = r², तो p⁴ है प्लस q⁴ है माइनस r⁴ है अपॉन p² × q² × r²। इसका वैल्यू निकालना है। हम लोग अब सॉल्यूशन में जाएंगे और ये अलजेब्रा का है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आप समझेंगे अच्छी तरीक़ा से। देखिए, और ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जामिनेशन में आते रहते हैं, चाहे वह जो है रेलवे की एग्ज़ाम हो, एसएससी की एग्ज़ाम हो, माने सारे क्वेश्चन का ये समझिए ये जनरल टाइप का क्वेश्चन है, हर टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है। अब यहाँ देखिए ये p⁶ q⁶ और माइनस है r⁶ और p² q², इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। देखिए p² का होल क्यूब, q² का होल क्यूब और माइनस यहाँ पर, अब यहाँ पर हो जाएगा p² q² r²। चूँकि माइनस को 3 बार क्यूब करेंगे तो यहाँ माइनस इंटू प्लस ये स्ट्रक्चर आ जाएगा। हम लोग अब स्ट्रक्चर देख रहे हैं क्या, AQ + BQ + CQ, तो इसका होता है 3AB और C। चूँकि यहाँ पर आपको दिया हुआ है A + B + C = 0, यहाँ में मिला हुआ है A + B + C = 0, इसलिए AQ + BQ + CQ = 3ABC, और यहाँ जो हर में है उसे रहने दीजिए, कटेगा ये सारा तो हो जाएगा -3। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, एक बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है तथा कर्व सरफेस एरिया 65 cm² है, तो इसका आयतन निकालना है। हम लोग सॉल्यूशन में जाएंगे। जैसे यह सिलेंडर है, बेलन है और इसका हाइट दिया हुआ है, h = 14 cm और ये रेडियस हमें पता नहीं है। तो कर्व सरफेस एरिया जो होता है सिलेंडर का, कर्व सरफेस एरिया 2πRh ये दिया हुआ है 528 2 × 22/7, इसे ही हम लोग कहते हैं कर्व सरफेस एरिया। ये कर्व सरफेस एरिया है। जैसे ये हो गया, ये सिलेंड्रिकल है तो ये कर्व सरफेस एरिया हो गया, ये टॉप हो गया और ये बॉटम हो गया। तो R का मान नहीं जानते, H का मान हम लोग जान रहे 14,
यहाँ से जो है 2 बार में कटेगा और 2 दूनी 4, 4 से काटिए, 4 का 4 हो जाएगा, 4 तिया 12 और 22 से कटेगा 6 बार में। इस तरह से रेडियस आ गया 6 सेंटीमीटर। हम लोग अब लिखेंगे बेलन का वॉल्यूम, आयतन, V फॉर वॉल्यूम। अब हो जाएगा पाई R स्क्वायर H, 22/7, R का वैल्यू 6 × 6 और H हो जाएगा, तो ये 7 से कट रहा है। अब हो जाएगा 22 दूना 44 गुना हो जाएगा 6 के 36, 36 चौका 144 का 4 14 बच रहा है, 36 चौके 144, 144 में हमें 14 को ऐड करना है, 4 4 हो जाएगा 8। तो इस तरह से आया 1584 cm³ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, एक संख्या को 40% बढ़ाया, इसके बाद इसे 40% घटाया, संख्या में कुल कितने % की कमी या वृद्धि होगी। तो सॉल्यूशन आएगा, हम लोग संख्या मान लेते हैं 100 और हमारी नई संख्या हो जाएगी 100 को पहले हम लोग क्या करते हैं, 40% बढ़ाते हैं और जो आया ये इसे हम लोग फिर 40%, किसी संख्या को 40% बढ़ाने के लिए 140/100 से मल्टीप्लाई करेंगे और 40% घटाने के लिए 60/100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये तो कट जाएगा और ये हमारा जो है ये कट गया, ये कट गया, हमारा कितना आ रहा है 84। तो हमारा संख्या 100 था, 84 हो गया, तो कमी कितना हो गया, 100 में 84 घटेगा, मतलब 100 में, जैसे 100 में अगर बढ़ा तो % वृद्धि ले लेगा ऑटोमेटिक, 100 में घटेगा तो इस तरह से संख्या में टोटल कमी कितना आया, 100 में 84 घटाने से 16 आता है। तो इस तरह इसका आंसर जो आएगा 16% संख्या में कमी आया। अब मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।